एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सापिंडा रिलेशनशिप में जब शादी की जाती है या कोई करने की कोशिश करता है तो उस शादी को कौन कौन चैलेंज कर सकता है। ये मुझे कमेंट करके किसी ने पूछा था, क्योंकि जो सापिंडा रिलेशनशिप को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मुझे ये कमेंट आया था। तो किसी ने कि सापिंडा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आपकी शादी कब वैलिड होती है, वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाकर मेरे चैनल पे देख सकता है। आपको उसके बाद ये वीडियो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस शादी को कौन चैलेंज कर सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। देखो, जो सापिंडा रिलेशनशिप है, सबसे पहले तो जब आप वैलिड शादी की जो कंडीशंस होती हैं, जो हमारा सेक्शन 5 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो सीधा सीधा लिखा है कि शादी जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में नहीं होनी चाहिए, सापिंडा रिलेशनशिप्स में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो शादियां जो है वो वैलिड शादियां नहीं मानी जाती। मतलब कि ऐसी शादियां जो शुरू से ही वॉइड शादियां हैं, शुरू से ही गलत शादियां हैं, उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। आप भले ही शादी करके हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह लो, लेकिन वो शादी आपको कभी भी हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस नहीं देती है, क्योंकि वो शादी कभी वैलिड समझी ही नहीं जाएगी। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग वो शादी हमेशा से ही इलीगल शादी है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद सेक्शन 11 जो कि बात करता है वॉइड मैरिजेस के बारे में, यहाँ पे भी अच्छे से क्लियर किया है कि वो शादियां जो कि कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती हैं, जो सेक्शन 5 में बताई गई हैं, और उनको इग्नोर करके जो शादियां की जाती हैं वो नल एंड वॉइड होती हैं। ठीक है, और उन शादियों को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और वहां पे जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्होंने वो शादी करी है, जो उस शादी में रह रहे हैं, उनके पास ये पूरा राइट है कि वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं, और वैसे अपनी शादी को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब अगर शादी हो ही गई है, आप उस शादी में रह ही रहे हो, कोई चैलेंज किसी ने नहीं किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने शादी कर ली थी, आप रह रहे थे, लेकिन समहाउ होता है कई बार कि पार्टीज को नहीं ठीक लगा शादी में रहना, नहीं आपस में बन रही है, तो उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, उन्होंने अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए अपनी पिटीशन मूव करी सेक्शन 11 में, हिंदू मैरिज एक्ट। तो सेक्शन 11 क्लियरली ये चीज कहता है कि जहां पे भी ये आपने वॉइड मैरिजेस की बात आती है कि आपने शादी कर रखी है, आप उस शादी में रह रहे हो, वहां पे पार्टीज मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक जो है वो कोर्ट में मूव कर सकता है और उस शादी को जो है वो नलीफाई डिक्लेयर करने के लिए डिक्री मांग सकता है कोर्ट से। और वो उस बेसिस पे कि वो शादी कभी भी लीगल शादी थी ही नहीं, उस बेसिस पे कोर्ट उसको जो है वो नलीफाई डिक्लेयर कर देता है। यहाँ पे बात आ गई सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ की। अब यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हुए ये चीजें पढ़ के कि एक तो है कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के पास ये राइट है उसको वॉइड डिक्लेयर करने का। कंप्लीटली आई एग्री कि उस शादी को, जिस शादी में आप रह रहे हो, जो आपने कर ली है, जिसको किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था और आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे थे, अब उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो पिटीशन मूव करेंगे कोर्ट में। लेकिन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में एक और सेक्शन है और वो है सेक्शन 18 जो कि पनिशमेंट की बात करता है। मतलब कि जो पर्सन, मतलब कि लड़का और लड़की सेक्शन 5 की कंडीशंस को ना मानते हुए उसको इग्नोर करते हैं, उनका कंट्रावेंशन करते हैं, और फिर अगर वो शादी करते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। पनिशमेंट कितनी कितनी होती है वो चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मेनली बात करी गई है सेक्शन 5 का, जो कि वैलिड कंडीशन फॉर अ मैरिज की बात करता है। उसमें है 3 क्लॉज मेनली। एक है कि आपकी जो शादी की एज है वो होनी चाहिए, लीगल एज जो बताई गई है वो होनी चाहिए लड़का लड़की की। अगर किसी की नहीं है फिर वो शादी करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए जो है वो पनिशमेंट बताई गई है, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। और जो नेक्स्ट बताया गया है वो है कि अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करते हो या सपिंडा रिलेशनशिप में शादी करते हो, तब भी आपको जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 महीने तक की हो सकती है, और आपको साथ में फाइन भी पड़ सकता है जो कि 1000 रुपीज तक हो सकता है, या फिर दोनों चीजें भी आपको जो है वो हो सकती है। ये तो पनिशमेंट की बात है। अब आपको मैं इस चीज का लॉजिक बताती हूँ कि कौन चैलेंज कर सकता है। जब आप शादी करने के लिए जाते हो
वहाँ पे ही आपकी जो है वो शादी पहले तो चैलेंज हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि आपकी शादी को लीगल स्टेटस मिलेगा ही नहीं, तो आपकी शादी पहली बात तो रजिस्टर ही नहीं हो पाएगी, ठीक ना। तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल पाएगा। अगर आप डायरेक्टली कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हो, वहाँ पे भी आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वहाँ पे तो नोटिस भी सर्व होता है, 30 दिन का नोटिस का टाइम पीरियड रहता है। आपकी जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं वहाँ पे भी जो है वो नोटिफाई किया जाता है। तो वहीं से ही अगर चैलेंज आ गया तब तो आपकी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। फिर भी मान लो कि आपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से फेरे ले लिए, मांग भर ली, ठीक है, माला एक्सचेंज कर ली, उस हिसाब से आपने जो लो शादी कर ली, आप साथ में रह रहे हो, तो फिर आप रह रहे हो, हस्बैंड एंड वाइफ आप रह रहे हो, पर आपको हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस हमारा लॉ नहीं देता है। आपकी शादी कभी लीगल हो ही नहीं पाएगी, वो शादी इनवैलिड ही समझी जाएगी हमेशा से ही। और उसमें आप ही कोई प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, आपको अपनी शादी का प्रूफ भी देना पड़ता है। अब मान लो कि समहाउ आपने वो सारी चीजें मैनेज भी कर ली, कि चलो नहीं पता चला आपका रिलेशनशिप की, ठीक है, आपने जो भी जैसे भी तरीके से आपने क्या किया कि मान लो शादी भी रजिस्टर कर ली हो, लेकिन फिर भी आपकी शादी को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। आपके फैमिली मेंबर्स उस शादी को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं फैमिली कोर्ट्स में जाके, और वहां पे बस उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो है वो सापिंडा रिलेशनशिप में हो। अगर वो इस चीज को प्रूव कर देते हैं तो ऑब्वियसली, ठीक है, आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि पनिशमेंट बताई गई है, लेकिन आपकी शादी को वो चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। देखो, देर आर टू सिचुएशंस, आपको एक ऐसी चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी कि सेक्शन 11 जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ खुद से अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, वहां पे कोई तीसरा पर्सन आके आपके बिहाफ पे आपकी शादी को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटिशन नहीं डाल सकता। लेकिन आपकी शादी को चैलेंज करना है, जहां पे आप चाहे वो कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हो या आप अपने शादी कर चुके हो, उस शादी में आप इकट्ठे रह रहे हो, तो वहां पे भी आपकी शादी को और आपको चैलेंज किया जा सकता है कि आप जो है वो सपिंडा रिलेशनशिप में हो, तो आप जो है वो एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह सकते हो, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बात यह है कि रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे, बात यह है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए जाओगे, जहां पे भी डाउट आ जाता है आपकी शादी रजिस्टर ही नहीं हो पाएगी, आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो उस चीज का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है, क्योंकि सपिंडा रिलेशनशिप वाली शादियां वैलिड नहीं है, वो शुरू से ही इलीगल शादियां हैं जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मुझे पता है कि आपके मन में ये डाउट शायद इसलिए आया होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि कोई थर्ड पार्टी आपकी शादी को चैलेंज नहीं कर सकती या उसको वॉइड मतलब डिक्लेयर करने के लिए नहीं डिमांड कर सकती। दैट इज कंप्लीटली फाइन कि आपकी शादी को वॉइड डिक्लेयर करना है, उसके लिए आपकी पिटिशन जाती है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीज जा सकती हैं। लेकिन आपकी पहले शादी ही वो एक लीगल स्टेटस उसको मिलेगा ही नहीं। आप शादी करने के लिए जाते हो, उसको वहां चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट मैरिज में कोर्ट मैरिज करने जाते हो उसको वहीं पे ही चैलेंज किया जा सकता है। आप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ कहीं पे रह रहे हो तब भी पिटिशन चली जाएगी कि भाई ये हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, लेकिन इनका जो रिलेशनशिप है वो एक सापिंडा रिलेशनशिप में आता है, तो वो लोग नहीं रह सकते, और उसके लिए बकायदा हमारे पास पनिशमेंट बताई गई है। तो आपको ये जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। लेकिन हालांकि ऐसा होता है कि कुछ लोग शादियां कर लेते हैं, वो रहते भी हैं, वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, और कभी शादी में प्रॉब्लम ना आए तो वो चीज़ें निभ जाती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वही बात है कि आपके पास फिर लीगल राइट्स भी नहीं होते, तो वो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए सोच समझ के जो है वो डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि अगर आपके कस्टम्स अलाउ करते हैं, आपके ट्रेडिशन अलाउ करते हैं ऐसी शादियों को, तब वो शादियां जो है वो वैलिड होती हैं। फिर आपका जो हिंदू लॉ है उसको चैलेंज नहीं करता, ना ही उसको जो है वो इनवैलिड मानता है। लेकिन अदरवाइज अगर सपिंडा रिलेशनशिप में कोई शादी करता है तो वो शादी इलीगल होती है, शुरू से ही नल एंड वॉइड होती है, जो कि कभी भी वैलिड नहीं होती लॉ की नजरों में। तो आई होप आपको चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी कि कौन चैलेंज कर सकता है, कब चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा बस यही कहूंगी कि मैं मानती हूँ कि लड़का और लड़की प्यार में है इस टाइम, तो वो बाय हुक बाय क्रुक करना ही चाहते हैं कि उनको शादी करनी, इकट्ठी रहनी है। बस इतना कहूंगी कि जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लेना, क्योंकि बाद में जाके आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लीगल राइट्स बाद में मैटर करते हैं, हर चीज़ आपकी लाइफ में मैटर करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में चीज़ें स्मूदी चले। तो लड़का और लड़की को पहले तो अपनी हर एक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और फिर सोच समझ के जो है वो इन चीज़ों के डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि आई नो कि ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी पार्ट इस वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, किसी को जरूरत है उनके साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।